स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मूल्य वर्धित कर यानी वैट से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में परिवर्तन ने राज्यों के लिए कर प्रणाली को गंतव्य आधारित से स्रोत आधारित परिवर्तन को चिन्हित किया। दूसरा कथन है, पुरानी प्रणाली में निर्यातक राज्य अंतर्राज्यीय लेन देन पर कर लगाता था, लेकिन अब राजस्व गंतव्य राज्य को जाता है। तीसरा कथन है, आईजीएसटी अंतर्राज्यीय लेन देन पर लगाया जाने वाला कर है जिसे केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है, जबकि निर्यातक राज्य को कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है लेकिन उसे पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। कर व्यवस्था में पहले के मूल्य वर्धित वैट से वस्तुओं और सेवा कर जीएसटी में परिवर्तन ने राज्यों के लिए स्रोत आधारित कर से गंतव्य आधारित कर में परिवर्तन को चिन्हित किया, अतः कथन एक सही नहीं है। पिछली व्यवस्था में अंतर्राज्यीय लेन देन पर निर्यातक राज्य द्वारा कर लगाया जाता था, जबकि अब राजस्व गंतव्य राज्य को प्राप्त होता है, अतः कथन 2 सही है। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर यानी आईजीएसटी अंतर्राज्यीय लेन देन पर लगाया जाने वाला कर है। यह कर केंद्र द्वारा एकत्र किया जाता है तथा निर्यातक राज्य को पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध कराया जाता है। इसका अर्थ यह होगा कि निर्यातक राज्य को इस लेन देन से कोई राजस्व प्राप्त नहीं होता है, अतः कथन 3 सही है, अतः विकल्प बी सही है। दूसरी ओर आयात करने वाले राज्य में आयातक स्थानीय बिक्री के विरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है। इस प्रकार राजस्व आयात करने वाले राज्य को हस्तांतरित हो जाता है। अलग अलग राज्यों के लिए आईजीएसटी दावों का निपटान आईजीएसटी निपटान तंत्र के माध्यम से किया जाता है। तो आइए अब शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के प्रधानमंत्री को लोकपाल के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया है। दूसरा कथन है, संसद में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं है। तीसरा कथन है, यदि लोकपाल ने कोई मामला सीबीआई को भेजा है तो ऐसे मामले में जांच अधिकारी को लोकपाल की मंजूरी के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। लोकपाल के क्षेत्राधिकार में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों को छोड़कर प्रधानमंत्री शामिल है, अतः कथन 1 सही नहीं है। संसद में कही गई किसी बात या दिए गए वोट के मामले में मंत्रियों या सांसदों पर लोकपाल का क्षेत्राधिकार नहीं है, अतः कथन 2 सही है। यदि लोकपाल ने कोई मामला सीबीआई को भेजा है तो ऐसे मामलों में जांच अधिकारी को लोकपाल की मंजूरी के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के आधार पर एक निश्चित पेंशन प्रदान की जाती थी, जिसका भुगतान करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी। दूसरा कथन है, ओपीएस को अक्सर नई पेंशन योजना यानी एनपीएस की तुलना में अधिक सुरक्षित प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जो सेवानिवृत्ति निधि को अस्थिर बाजार स्थितियों से जोड़ती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। वर्ष 2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के आधार पर एक निश्चित पेंशन प्रदान करती थी, जिसका भुगतान करने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती थी, अतः कथन 1 सही है। पुरानी पेंशन योजना को अक्सर नई पेंशन योजना की तुलना में अधिक सुरक्षित प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जो सेवानिवृत्ति निधि को अस्थिर बाजार स्थितियों से जोड़ती है, अतः कथन 2 सही है, अतः विकल्प सी सही है। ओपीएस से एनपीएस में बदलाव कल्याणकारी प्रावधानों में राज्य की भागीदारी को कम करने और जोखिम को व्यक्तियों पर स्थानांतरित करने की नव उदारवादी प्रवृत्ति को दर्शाता है। नव उदारवाद एक राजनीतिक और आर्थिक दर्शन है जो अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को कम करने पर जोर देता है तथा मुक्त बाजार, विनियमन और निजीकरण का समर्थन करता है। कल्याणकारी प्रावधानों के संदर्भ में नव उदारवाद राज्य से जिम्मेदारी को व्यक्ति पर स्थानांतरित करने को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्ष 2014 में लॉन्च किए गए मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को एक अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलना है। दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य व्यवसाय के संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान
उद्योग को लाइसेंस एवं विनियमन मुक्त करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। वर्ष 2014 में लॉन्च किए गए मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य देश को अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य में बदलना है, अतः कथन एक सही है। इसका उद्देश्य व्यवसाय के संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान उद्योग को लाइसेंस और विनियमन मुक्त करना है, अतः कथन दो सही है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है दिल्ली शीतकालीन कार्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पहली बार ड्रोन द्वारा शहर में प्रदूषण के प्रमुख स्थानों की निगरानी की जाएगी ताकि वास्तविक समय पर आंकड़े उपलब्ध कराए जा सके तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को बढ़ाया जा सके। दूसरा कथन है कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित कार्यबल स्थापित किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। पहली बार ड्रोन द्वारा शहर भर में प्रदूषण के प्रमुख स्थानों की निगरानी की जाएगी ताकि वास्तविक समय पर आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकें तथा प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को बढ़ाया जा सके, अतः कथन एक सही है। कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु एक समर्पित टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी, अतः कथन दो सही है, अतः विकल्प सी सही है। रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक घर से कार्य वर्क फ्रॉम होम करने की नीति है, जिसका उद्देश्य निजी संगठनों को दूरस्थ कार्य अपनाने के लिए प्रोत्साहित करके वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री शब्द से परिवर्तित करने की सिफारिश की है। दूसरा कथन है पोर्नोग्राफी शब्द का अर्थ अक्सर वयस्कों के बीच सहमति से किया गया कार्य है जो नाबालिगों से जुड़ी सामग्री की गैर सहमति और अपमानजनक प्रकृति को गलत तरीके से दर्शाता है। उपर्युक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकल्प ए कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं और कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण है। विकल्प बी कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं और कथन दो कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। विकल्प सी कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। विकल्प डी कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री CSEAM शब्द से परिवर्तित करने की सिफारिश की है, जिससे नाबालिगों की विधिक सुरक्षा को बल मिलेगा, अतः कथन एक सही है। CSEAM शब्द को अपनाकर सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि यह सामग्री दुरुपयोग और शोषण का रिकॉर्ड है, न कि मनोरंजन या सहमति का। यह पुनर्परिभाषा बाल पीड़ितों पर पड़ने वाले आघात को मान्यता प्रदान करती है। जब भी ऐसी सामग्री देखी या साझा की जाती है, उनके अधिकारों और सम्मान का हर बार उल्लंघन होता है। पोर्नोग्राफी शब्द का अर्थ अक्सर वयस्कों के बीच सहमति से किया गया कार्य है जो नाबालिगों से जुड़ी सामग्री की गैर सहमति और अपमानजनक प्रकृति को गलत तरीके से दर्शाता है, अतः कथन दो सही है। अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन एक और कथन दो दोनों सही है। कथन दो कथन एक की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है समृद्धि के लिए भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे IPEF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे 21वीं सदी की आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए एक नवीन दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तावित किया गया था। हाल ही में IPF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद यानी SCC संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क CRN की पहली व्यक्तिगत बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए। IPEF को 21वीं सदी की आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए एक नए दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तावित किया गया था जो वैश्विक व्यापार और व्यवसाय को प्रभावित करती है, अतः कथन एक सही है। IPEF की आपूर्ति श्रृंखला परिषद यानी SCC संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क यानी CRN की पहली व्यक्तिगत बैठक 12 सितंबर से 13 सितंबर 2024 तक वाशिंगटन DC में आयोजित की गई थी, अतः कथन दो सही नहीं है, अतः विकल्प ए सही उत्तर है। बता दें कि भारत वर्तमान में आपूर्ति श्रृंखला परिषद यानी SCC का उपाध्यक्ष है जबकि अमेरिका अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है परमाणु ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत के पास प्रचुर मात्रा में परमाणु ईंधन है
तथा यहाँ थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है जो विश्व के आधे से अधिक भंडारों के बराबर है। दूसरा कथन है भारत की वर्तमान परमाणु क्षमता मात्र 8 गीगावाट है जो कुल स्थापित क्षमता का 2% से भी कम है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी। परमाणु ऊर्जा स्वच्छ और कुशल दोनों है और भारत में सबसे बड़े थोरियम भंडार के साथ प्रचुर मात्रा में परमाणु ईंधन है जो विश्व के भंडार का 25% है। अतः कथन 1 सही नहीं है। वर्तमान परमाणु क्षमता मात्र 8 गीगावाट है जो कुल स्थापित क्षमता का 2% से भी कम है। अतः कथन 2 सही है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्रौद्योगिकी के कारण रिएक्टरों का निर्माण कारखानों में कर उन्हें कार्यस्थल तक पहुंचाया जा सकता है जिससे परमाणु संयंत्रों की संचालन क्षमता बढ़ जाती है। अतः विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ऑटोमोटिव उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 7.1% हिस्सा है जो 19 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। दूसरा कथन है पीएम ई ड्राइव योजना भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने तथा विनिर्माण फेम इंडिया योजना चरण 2 की परवर्ती योजना है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार ऑटोमोटिव उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 7.1% हिस्सा है जो 19 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही है। पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हील्स एनहांसमेंट यानी पीएम ड्राइव को कैबिनेट द्वारा मंजूरी देना भारत की सतत गतिशीलता परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने की दिशा में राष्ट्रीय नीतियों के विकास में अगले चरण का प्रतीक है। पीएम ई ड्राइव योजना भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने तथा विनिर्माण योजना चरण 2 की परवर्ती योजना है। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प सी सही है। पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी मार्ग के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाकर सार्वजनिक ई बस अपनाने को बढ़ावा दे सकती है। अगला प्रश्न है महासागर अम्लीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है महासागरीय अम्लीकरण के कारण महासागरों की मानव जनित CO2 अवशोषित करने की क्षमता कम हो रही है। दूसरा कथन है महासागरीय अम्लीकरण महासागरीय जैव जगत के शेल और कंकाल वाले जीवों को नष्ट करके पारिस्थितिकी नुकसान पहुंचाता है। तीसरा कथन है वैश्विक महासागर की तुलना में आर्कटिक क्षेत्र में यह घटना तेजी से हो रही है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सत्य है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। महासागरीय अम्लीकरण वह प्रक्रिया है जिसके तहत महासागर वायुमंडल से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है जिससे समुद्री जल का pH स्तर कम हो जाता है। बता दें कि यह पादप और जैव समुदाय के लिए हानिकारक है। महासागरीय अम्लीकरण के कारण मानव जनित CO2 को अवशोषित करने की महासागर की क्षमता कम हो रही है। अतः कथन 1 सही है। अम्लता में यह परिवर्तन समुद्री जीवों पर हानिकारक प्रभाव डाल सकता है, विशेष रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के शेल या कंकाल वाले जीवों जैसे मूंगा, प्रवाल और शंख पर। अतः कथन 2 सही है। वैश्विक महासागर की तुलना में आर्कटिक में महासागर का अम्लीकरण तेजी से हो रहा है। यह पिघलते हिम आवरण हिमनदों और नदियों से निःसरित होने वाले अलवण जल के कारण होता है जो महासागर में CO2 अवशोषण की क्षमता को बढ़ाता है। अतः कथन 3 सही है। अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है डीप फेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है डीप फेक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों के माध्यम से निर्मित वीडियो, चित्र या ऑडियो होते हैं। दूसरा कथन है डीप फेक बनाने के लिए जेनरेटिव एडवर्स रियल नेटवर्क यानी GAN का उपयोग किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी। डीप फेक तकनीकी एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसका उपयोग विश्वसनीय प्रतीत होने वाले फेक चित्र, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाने के लिए किया जाता है। अतः कथन 1 सही है। जेनरेटिव एडवर्स रियल नेटवर्क यानी GAN एक प्रकार का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसमें 2 न्यूरल नेटवर्क होते हैं, एक जनरेटर और एक डिस्क्रिमिनेटर। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प सी सही है। इसका उपयोग डीप फेक जैसे नए सिंथेटिक डेटा के निर्माण के लिए किया जाता है जो वास्तविक डेटा से अविभेद्य होते हैं। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न।
तुवालू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में हवाई और ऑस्ट्रेलिया के मध्य अवस्थित देश है। दूसरा कथन है, इसकी राजधानी फुनाफुटी है जो 3 मुख्य द्वीप नानुमांग, न्यू ताओ और न्यूल किता से मिलकर बना है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।